बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लग यूं रहा है कि तहरीक इंसाफ ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। ब्रीदिंग स्पेस मिलते ही एक बार फिर इंतशारी सियासत पर उतर आए हैं। तहरीक अदम एतमाद से लेकर सानेहा 9 मई तक दिन रात इदारों को ललकारने वाले तमाम इंसाफी रहनुमा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ऐसे दुमदुबा कर भागे, ऐसे भागे कि ढूंढने से भी ना मिले। कोई बैरून मुल्क भाग गया तो कोई पहाड़ों में छुप गया, कोई खैबर पख्तूनख्वा में एक भेस बदल कर रुपोश हो गया तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से ही अलग हो गया। इलेक्शन नताइज तहरीक इंसाफ की फेवर में आते देखकर पीटीआई वाले फिर बहादुर बन गए हैं। गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे सारे मफरूर रहनुमा एक एक करके, जी हां, एक एक करके नमूदार हो रहे हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड भी मुतहर्रिक हो गई है। मुल्की अदालतों में पेश होते हुए धाड़े मार मार कर रोने वाले एक सो कॉल्ड इनकलाबी, जी हां, सो कॉल्ड इनकलाबी रहनुमा अमेरिका पहुंचते ही अपनी असलियत यानी फितना सियासत पर उतर आए हैं। वो अमेरिका में बैठकर इलेक्शन ड्यूटी निभाने वाले सरकारी अफसरान को धमका रहे हैं। तमाम इंतजामी अफसरान के नाम, पते और तस्वीर जारी करके अवाम को उकसाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन सरकारी अफसरान के चेहरों को याद रखें, जिसका मतलब वाज़ेह है कि ये लोग जहां कहीं नजर आए उन्हें मारा जाए, उनसे बदला लिया जाए। पीटीआई की दोहरी सियासत की मिराज देखिए कि सिर्फ उन अफसरान की फहरिस्त तैयार की जा रही है जहां से वो हारे हैं। जीते हुए हलकों में अफसरान भी ठीक, इलेक्शन कमीशन भी ठीक और फौज भी ठीक। एक तरफ जहां पीटीआई सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके हमदर्दों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ महाज संभाल लिया है। पीटीआई के अकाउंट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपनी जिंदगी की दुहाइयां देने वाले आज मजहब की आड़ में दूसरों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब और कौमी असेंबली में ऑपोजिशन का किरदार निभाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से भरपूर तैयारी में वो बैक वक्त पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देगी और ऐवान से बाहर मौलाना और दीगर मजहबी जमातों के साथ मिलकर अपनी वही पुरानी सियासत का इआदा करेगी। शहबाज सरकार अपने गुज़श्ता 16 माह में उस वक्त भी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे थे जब ऐवान में पीटीआई सिरे से ही मौजूद नहीं थी। अब तो एक तरफ ऐवान में उन्हें तगड़ी ऑपोजिशन का सामना होगा तो दूसरी तरफ बाहर सड़कों पर रोजाना की बुनियाद पर रौनक मेला लगा रहेगा। आईएमएफ की शराइत के मुताबिक टैक्सेस की भरमार होगी। सख्त फैसलों के नाम पर हर तरफ, जी हां, हर तरफ महंगाई का ठाटे मारता समंदर होगा। जी हां, बिल्कुल, हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, इख्तिदार की राह पर चलने वालों रास्ता सारा दलदल होगा। सो गुड लक टू शहबाज सरकार और अवाम के लिए बस इतना ही कि फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि आगे रास्ता बहुत नाहमवार है। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वेरी ऑनरेबल जी हनीफ अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पीएमएलएन के और इसके अलावा वो एमएनए इलेक्ट भी हैं। बस ओथ टेकिंग की बात है और उसके बाद आ जाएंगे। हनीफ अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हनीफ भाई, मैं तो आपको सबसे पहले ज़ाती तौर पर मुबारकबाद देना चाहती हूँ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि पिछली दफ़ा बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी आपके साथ, आपको टारगेट किया गया और आप पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सके, आपको रोका गया। लेकिन चले, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, इस दफ़ा पार्लियामेंट में होंगे। लेकिन सर, पार्लियामेंट में जाने से पहले आपकी जो आजकल वजह शोहरत बनी हुई है ना, वो कोसार मार्केट में एक वाकया हुआ है जिसकी वजह से आपने खूब लाइमलाइट बटोरी है। मैं वो वाकया आपके मुंह से सुनना चाहूंगी, किसको मार दिया, क्यों मार दिया, क्या हुआ, माजरा बताइए। वापस इतना सिंपल सा है, बात करें, वो सादत से बात हुई थी, वो ऐसे ही हार्श वर्ड्स जो थे ना इस्तेमाल हुए दोनों तरफ से। आपको पता ही है जो एक कल्चर दिया है पीटीआई ने गालम गलोच का और ये सारी चीज़ों का, तो उसको फिर वो, आपको पता है हम पॉलिटिशियन हैं, हम इंटेलेक्चुअल तो है नहीं कि कोई गाली देगा तो हम कहेंगे गाली दे दें। तो इस तरह बस यही चीज़ें चल रही हैं, मतलब हो गया, वो कोई ऐसा इशू नहीं, ये तो चलता रहेगा बहन आगे भी। ये चीज़ें जो हैं हमारे पॉलिटिक्स के अंदर जो पैदा कर दी गई हैं, अब इसको फेस भी करना है और इसको काउंटर भी करना है। सर, गाली कल्चर को आप फेस कैसे करेंगे, वो तो आपने हल्का सा टीजर हमें कोसार मार्केट में दे दिया, लेकिन सर आप इसको खत्म कैसे करेंगे, आप इनके साथ चलेंगे कैसे? क्योंकि सर इस दफा ना मेरी जिम्मेदारी नहीं ना उसको खत्म करने की, और जिनकी जिम्मेदारी है वो जो जहर घोल रहे हैं, अब उनका ही कोई इलाज किया जाए तो बेहतर होगा मेरा ख्याल है। जिन्होंने पूरे माशरे को परगंदा कर दिया, देखिए इस माशरे के अंदर बड़ी रवादारी थी, बड़ी वफादारी थी,
मैं 10 साल कैबिनेट के अंदर रहा हूँ। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात की, हमने एमक्यूएम के खिलाफ उस वक्त बात की जब पूरी एमक्यूएम जहर के साथ थी। हमने काफ लीग के खिलाफ बातें की पार्लियामेंट के अंदर, टॉक शोज के अंदर, लेकिन कभी भी हमने बाउंड्री क्रॉस नहीं की। तो बस इन लोगों ने ये जो कल्चर पैदा किया है, इस कल्चर के खात्मे के लिए अब हम माशरती तौर के ऊपर मजबूरी तौर पर कोई इकदाम उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज तो ये चलता रहेगा और हम फेस करते रहेंगे। तो नो इशू। हनीफ अब्बासी साहब, कुछ आपने दिमाग में सोचा है कि पार्लियामेंट का माहौल कैसा होगा? क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको बता देती हूँ, ट्रेयरी बेंचेस पर आप लोग बैठे होंगे सर, और ऑपोजिशन पे वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है ना, उसमें उमर अयूब से लेकर के शेर अफजल मरवत, लतीफ़ खोसा और ओए होए 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 जो वहाँ से फिर बातें होनी है और जो तकरीरें होनी है, सर शहबाज शरीफ साहब तो नहीं काउंटर कर पाएंगे, तो क्या सोचा है, क्या करेंगे? नहीं, शहबाज शरीफ साहब काउंटर क्यों नहीं कर पाएंगे, वो भी काउंटर करेंगे। हमारे जैसे उनके कारकुनान पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं साहब, हम इंशाल्लाह हम फेस करेंगे और जैसा मुंह होगा वैसी चुपेड़ हो। तो फिर तो सर अल्लाह ही हाफिज है पार्लियामेंट का। लेकिन सर पार्लियामेंट में सारी दुनिया की पार्लियामेंट में ये चलता है, घूसे भी चलते हैं, लाते भी चलती हैं और ये सारा कुछ होता है। तो ये उस वक्त तक है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये चीजें जो है ना बिनिश, ये रवायात सबको कायम करनी पड़ेंगी कि बाउंड्री हम करें, लेकिन ये होनी नहीं है। एक पार्टी ऐसी है जिसने पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस किया है, बिल्कुल, जिसने पाकिस्तान को वहां छोड़ दिया है जहां पाकिस्तान को भंवर से निकालना सब ने मिलजुल के निकालना है। वो तो नहीं निकालेंगे, वो तो एक एजेंडे के तहत इस पाकिस्तान को इराक, शाम और लीबिया बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। और ये याद रखें, वो सारे मम्मी डैडी, बच्चे बच्चियां भी और वो खवातीन भी, मेरी बहनें भी, वो ये याद रखें कि ये सवात ऑपरेशन मारगला के ऊपर लोग आगे थे, मारगला के पार्टी में तब शुरू हुआ था। और ये जो शाम, इराक, लीबिया की मिसाल दी है, ये अरबों अरबों रुपए के मालिक जो लोग थे, उनकी बेटियां, बच्चियां, उनके बेटे जो है आजकल उन कैंपों में हैं और 3 वक्त की रोटी के लिए प्लेट आगे करते हैं। ये मैं आपको बिफोर टाइम बता रहा हूँ। इस पाकिस्तान के तमाम इदारों को मनहून करने के लिए उनको डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट करके अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। जो इसकी सालमियत के मुहाफिज हैं, जो इसके कायन और कानून के मुहाफिज हैं, उन पर जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से, अभी आप देखें ना, अभी आप 9 मई के जो क्राइम करने वाले जो मुजरिम, उन लोगों को बेलें मिल रही हैं और वो बेलें लेने के बाद कोई वजीर आला बन रहा है, कोई वजीर आजम के लिए नामजद हो रहा है, कोई वजीर के लिए नामजद हो रहा है। तो इन लोगों फिर क्या बनेगा इस पाकिस्तान का? फिर तो हर कोई जत्था उठेगा हर 6 महीने बाद और पाकिस्तान की दफाई इंस्टॉलेशन के ऊपर, सिविल इंस्टॉलेशन के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। तो इन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रख के रियासत के ऊपर जो हमलावर हो रहे हैं लोग, उनका कला कमा करना पड़ेगा, उनको आनी हाथों से निपटना पड़ेगा। अब आप देखें कि हमारे इलेक्शन से बाहर की कुव्वतों का क्या ताल्लुक है जी? क्यों सारे खड़े हो गए साथ? इसलिए कि यहाँ चाइना है, अब दूसरी कुव्वतें हैं काउंटर करने के लिए। बलूचिस्तान में जो कुछ खेल खेला जा रहा है, जो पूरे पाकिस्तान में खेल खेला जा रहा है, वही खेल खेलने की कोशिश की जा रही है हमारे अदारों के अंदर। तो इन सारी चीजों को हमें बड़े गौर से देखना है। हम इंटेलेक्चुअल्स को भी सोचना है, क्या रेटिंग बढ़ाने के लिए हम अपने अदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, या इस मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए, इसकी मुआशी अदम इस्तेकाम से निकालने के लिए, सियासी अदम इस्तेकाम से निकालने के लिए सबको अपना अपना रोल अदा करना होगा। बिल्कुल सर, लेकिन क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आप लोग की जिम्मेदारी ज़्यादा है और हमेशा ये कहा जाता है कि जो हुकूमत में होता है उसको बड़प्पन दिखाना पड़ता है सर। तो इनको इंगेज कैसे करेंगे? क्योंकि इनको इंगेज भी करना है हनीफ भाई, और साथ ही साथ ना आपके लिए, पीएमएलएन के लिए चैलेंज ये भी है कि आप लोगों ने अपने आप को रिवाइव भी करना है। वो जो पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत का धब्बा है उसको भी साफ करना है। साथ में पंजाब में मरियम नवाज हैं, उनका एक नया चैलेंज है, पहली दफ़ा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उधर भी परफॉर्म करना है, और साथ ही साथ ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों को इंगेज करना है। तो ये तीनों चीज़ें आप कैसे एक वक्त में कर पाएंगे? मेरा ख्याल है अगर हमें ये सलाहियत नहीं है तो फिर हमें हुकूमत करनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये सलाहियतें बदरजा अतम हमें मौजूद हैं, हमारी लीडरशिप में मौजूद है। और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में आप देखिए हमें सबसे बड़ा एज क्या हासिल होगा। मैं पहले भी एक जगह बात करके आया हूँ कि वो एज ये हासिल होगा कि तमाम इलाकाई जमातें जो सड़कों पे हैं, वो मेंगल साहब हों, अचकजई साहब हों, बगाड़ा साहब हों, और कोई लीडर सिंध के जो रीजनल पार्टीज हैं उनके हेड्स हों, वो सारे के सारे मियां नवाज शरीफ पे एतमाद करते हैं। और मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं
और उन्हीं की इजाजत के साथ मरियम नवाज साहब आज बनने जा रही है सीएम पंजाब, और उन्हीं की परमिशन से वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनकी मौजूदगी जो है उसका पाकिस्तान को फायदा होगा, और उसका फायदा होना चाहिए। और हुकूमत जब हमने ली है तो हमें हुकूमत चला के देनी है। आपकी बड़ी अच्छी बात है, आपने जबरदस्त बात की है, अगर मैंने भी की है कि अगर सलाहियत नहीं है तो फिर जाएं, बाय बाय करें, खुदा हाफिज़। फिर ऐसे हनीफ अपना भाई, अगर आप मेरी बात करें ना, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को लाना चाहती हूँ, टीवी शो में हैं तो मैं इसको चाहूंगी कि मैं ये टीवी पे बात करूं। सर मतलब ब्रांड नवाज शरीफ साहब तो मुझे लगता है कि डैमेज हुए हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो इलेक्शन लड़े हैं, एक सीट जीते हैं और जीत भी मशकूक बनाई गई है, और दूसरी सीट वो हारे हैं, लेकिन वो वजीर आजम नहीं बने। तो ये तो अपने आप में नवाज शरीफ साहब ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और दूसरी बात ये कि इसको लेकर के ना बड़ा एक डिप्रेशन है उन लोगों में जो कि नून लीग के जो नवाज शरीफ के वोटर हैं। सर आपको भी वोट पड़ा है, शहबाज शरीफ को भी पड़ा है, वो नवाज शरीफ साहब की वजह से पड़ा है। तो सर ये जो ब्रांड को डैमेज हुआ है, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है कि इसका क्या करना है। और हनीफ भाई एक मिनट, एक चीज़ और साथ में जोड़ लीजिएगा, आपकी जाती तौर पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है ये इलेक्शन के बाद, क्या मतलब क्या कह रहे हैं, मोराल क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मोराल उनका बहुत हाई है, और ये ज़हन में रखें मेरी बात सुनिए कि जी जो नवाज शरीफ हो, मरियम बीबी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, वो सबके लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। ठीक है। ये शहबाज साहब भी कहते हैं मुंह से, मरियम बीबी भी कहती है, हम में से किसी को देख ले तो वो सारे यही कहते हैं। अब ना उनका बनना, ये इंटरनल पार्टी के फैसले होते हैं। पार्टी के अभी भी फैसले जितने हुए हैं वो इत्तेफाक के राय से हुए हैं, वो किसी की जाती राय से नहीं हुए कि किसी एक की जाती ख्वाहिश की बुनियाद पे ऊपर हुए हैं। अब बाहर कितनी बातें निकल रही थी, 90% लोग कहते हैं हुकूमत नहीं लेनी। तो किसने कहा कि 90% लोग जो हैं वो ये खिलाफ थे? नहीं, लोगों का इख्तलाफ जरूर था, लेकिन मैक्सिमम का यही था कि हम 2013 वाली गलती ना करें, हुकूमत दे के केपीके के अंदर जैसे हमने हुकूमत दी। तो इस हवाले से ठीक है। सर मौलाना साहब का क्या करना है, आए थे आपके पास बलूचिस्तान के लिए कुछ बात करने के लिए? मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मौलाना हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, इंशाल्लाह किसी वक्त भी वो हमारे साथ होंगे। ठीक है। आखिरी सवाल सर वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं उनके बारे में मौलाना साहब की पार्टी के हाफिज अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि तीर और शेर की शादी, ये शादी बिल जबर है और ये किसी तीसरी कुव्वत ने शादी कराई है। एक ही दिन, आप 15 दिन बाद देखेंगे हाफिज अब्दुल्ला इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुझे नहीं पता। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और सीधी बात बीनर सलीम के साथ में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फैसल करीम कुंडी साहब ने, सीनियर मेंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वक्त देने के लिए। मैं जानती हूँ बड़ी मसरूफियत है, मीटिंग्स भी चल रही हैं, लॉबिंग भी चल रही है, लेकिन क्या मैं आपको मुबारकबाद दे सकती हूँ टू बिकम द नॉमिनी, या फिर शायद आप खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हों? मैं मुबारकबाद दे दूँ सर आपको पेश की? देखें, इस वक्त हुकूमत साजी हो रही है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स आपके सामने आ चुके हैं और इस तरह बाकी कैंडिडेट्स भी हैं, लेकिन अभी तक जो गवर्नरशिप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है, अभी तक कोई भी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट नहीं हुआ, ना भी सीएम कैंडिडेट नॉमिनेट हुए। जैसी पार्टी नॉमिनेट करेगी उसके बाद ही कोई ऑफिशियल पोजीशन आ सकती है, कौन किस सीट के लिए जो है पार्टी नॉमिनेट करती है। ठीक है। जरदारी साहब के सदर नॉमिनेट होने की खुशी में तो मैं आपको मुबारकबाद दे सकती हूँ ना फैसल, उसमें तो कोई बिल्कुल मुझे बिल्कुल दे सकती हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर और हर लीडर जो है वो इस पर खुश है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब दूसरी दफा प्रेसिडेंसी जाएंगे और इस मुश्किल हालात में जो गुजर रहा है मुल्क, इसमें जो है कि रोल प्ले करेंगे कि इस मुल्क को जो है वो आगे लेकर चलने में स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए जो है वो एक रोल प्ले करेंगे, और इंशाल्लाह ताला वो पहले भी उन्होंने की और अभी भी करेंगे। हमें भी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हमें भी यही लगता है कि गिवन ऑप्शंस में आसिफ अली जरदारी साहब ही सबसे बेहतरीन चॉइस थे। लेकिन फैसल ये सवाल करने का मकसद कुछ और था, क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिलावल, आसिफ अली जरदारी साहब एंड शहबाज शरीफ साहब की, और उससे पहले जितने राउंड्स हुए और उससे पहले जितनी भी मीडिया इंटरेक्शन बिलावल भुट्टो की हमने देखी, वो काफ़ी फ्रंट फुट पर आकर के बात कर रहे थे। और साथ ही साथ से वही नहीं, नदीम अफजल चंद साहब हों, आपकी भी बात करूं, बिलावल की भी बात करूं, तो लग ये रहा था कि जो आप लोग हुकूमत में बैठ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, ये जो आप उनको वोट दे रहे हैं हुकूमत में बैठने का, वो बड़ी मजबूरी में दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे आपको पूछना पड़ा कि जब इस हद तक बात चली गई कि इलेक्शन कैंपेन में आप बात कर रहे हैं कि अब हम उनके साथ कतई तौर पर नहीं बैठेंगे, नवाज शरीफ साहब पता नहीं कितने बुरे आदमी हैं, चोर तक कह दिया था एक जलसे की तकरीर के अंदर बिलावल ने उनको,
तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ या ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनके साथ बैठना पड़ा? साहब, इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन स्पीचेस बिल्कुल डेफिनेटली हमने की, क्योंकि उस वक्त हमारा मुकाबला सिर्फ PMLN के साथ था। PTI बैन हो चुकी थी, जो कि आज तक बैन है। और दूसरी बात यह है कि हमने क्यों उनको वोट दिया। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर 3 पार्टियों को जो है वो एक किस्म के वोट्स, मैंने आपको हमेशा आपके प्रोग्राम में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के बाद जो है वो अलायंस बनाएगी। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो उनके मेंबर्स हैं, उनकी मेजॉरिटी है, फिर PMLN है, फिर पीपल्स पार्टी है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि PTI के इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने किसी से बात नहीं करनी। चंद दिनों बाद फिर कहा कि नहीं, पीपल्स पार्टी और PMLN के हमने सबसे बात करनी है। जब वो आपसे वोट ही नहीं मांग रहे, उनको बातचीत ही नहीं है, तो 2 पार्टियां रह गई हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो क्योंकि नंबर गेम उनकी ज्यादा थी, उनका हक बनता था, तो हम आज उनको फैसला किया कि हम उनको वोट करेंगे, क्योंकि उन्हीं के, क्योंकि अगर हम आज वोट नहीं करते, अपोजिशन में बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में दोबारा इलेक्शंस होने हैं, और ये मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से इलेक्शन का मुकाबला नहीं हो सकता। लिहाजा हमने ये फैसला किया था कि हम कैबिनेट का हिस्सा बने बगैर हम PMLN के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को वोट करेंगे। बिल्कुल फैसल, ये एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो बिलावल ही क्यों ना हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई भी शख्स हो, क्योंकि उनमें मुझे ना बात करते वक्त एक मैच्योरिटी नज़र आती है। लेकिन मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि जो चीज़ हमने देख ली थी कि राइटिंग ऑन द वॉल था कि भाई अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी प्लस PMLN मिलकर ही बनाएंगे, वो आप लोगों ने नहीं देखी। आई डोंट नो व्हाई। आप लोगों ने उसको जानबूझकर इग्नोर किया, या आपसे भी मिस कैलकुलेशन हो गई, और उसी तरह से फिर आप लोगों ने इलेक्शन कैंपेन भी एंटी नवाज चला दी, और उसके बाद में भी जो 5-6 दौर आपके हुए उसमें कोई ठोस फैसला अभी तक सामने नहीं आया। अभी भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आप यही बता रहे हैं कि अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नाम फाइनल हुआ है, अभी तो बाकी नाम फाइनल होने हैं। तो कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन हो गई या कुछ चीज़ छूट गई आपसे? नहीं, मिसकैलकुलेशन नहीं थी। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम नंबर गेम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लें और हम अपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। ठीक है। आज भी हमारा कैबिनेट में ना आने का मकसद यही है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है जिसके बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। आज अगर कैबिनेट के मेंबर्स बनते हैं, उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि PMLN का अपना एक मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है। फिर 16 महीने का हमारा एक तजर्बा रहा है, जो कि अच्छा तजर्बा ही था। और फिर PMLN भी कह रही थी कि हम इत्यादि जमातों की वजह से खुले नहीं कर सके जो हम चाहते थे कि इस मुल्क को हम क्राइसिस से निकालें। तो इस वक्त हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो हुकूमत बनाए, अच्छे फैसले करें, मुल्क को बहरान से निकालें, ताकि मुल्क जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, तरक्की की तरफ जाए, अंधेरों से उजाले की तरफ जाए। और जहाँ तक आप अभी बात कर रही हैं, इस पे ये नहीं है, नाम फाइनल नहीं हुए। PMLN का बनना है स्पीकर नेशनल असेंबली, पीपल्स पार्टी ने डिप्टी स्पीकर बनाना है, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट आना है, इसी तरह उनका डिप्टी चेयरमैन सेनेट आना है। नाम फाइनल नहीं हुए, बाकी चीजें तो हमारी बहुत तकरीबन सारी क्लियर हो चुकी है कि हमने क्या क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि 2 फैसल, गवर्नर नाम वाकई में फाइनल नहीं हुए या अभी आप मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे? क्योंकि हमें इतलात मिल रही हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम जो है वो सामने आया है। गवर्नर पंजाब के लिए जो है वो 3 नाम बेसिकली हॉट फेवरेट हैं। एक तो मखदूम अहमद महमूद साहब का है, एक कायरा साहब का है, और ऑफ कोर्स एक नदीम अफजल चंद साहब का है। ये वाकई में नाम फाइनल नहीं हुए हैं या अभी आप उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे? व्हाट्स द स्टेटस? देखिए, नाम मुख्तलिफ नाम गर्ज में गिलानी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके। लीडरशिप ने अब मुख्तलिफ नाम्स पे जो है वो, चाहे वो गवर्नर्स के हैं चाहे बाकी होते पे हैं, उस पर डिस्कशन हो रही हैं। तो लीडरशिप ने ये फैसला जो है अपनी सीनियर लीडरशिप मशावरत कर रही है, तो उस पर ही उन्होंने करना है। अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कह दूं कि फलां सीट के लिए फलां बंदा नॉमिनेट और कल वो ना हो, तो एक मिस मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन होगी। जब तक कोई चीज फाइनल नहीं हो जाती उस वक्त तक हम, आप देखें जो हमारे मज़ाकरात हो रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि हम काबीना रिसर्व बनने जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप 3 साल प्राइम मिनिस्टर वो होंगे, 2 साल ये होंगे, मुख्तलिफ चीजें जरा ऐसे चल रही थी। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सब चीज क्लियर हो गई कि क्या चीज हुई और क्या नहीं हुई। लेकिन फैसल, एक और चीज़ भी है ना, आप लोग का प्लस पॉइंट ये है जो कि हम मीडिया वाले अक्सर डिस्कस करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो हैं वो बात सुनते हैं, वो तनकीद भी सुनते हैं और वो मशवरा भी सुनते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें, क्या पता आप हमारे पे बात कर रहे हैं कि मीडिया ऐसी खबरें चला रहा था, क्या पता कि बिलावल ने हमारी ही इन खबरों से वो जो पल्स है उसको पकड़ लिया हो और समझ आ गई हो कि अब तो कुछ भी करके कैबिनेट में नहीं बैठना, वरना मीडिया में बहुत ट्रोलिंग होगी।
नहीं देखें, ये आपका एक जमहूरियत है कि आप जरा से खबरें चला सकते हैं, हम तो ये नहीं कहते आप नहीं चला सकते, ये हाँ, आप है। हाँ। लेकिन जरा से खबर चलाना और किसी के नाम से खबर चलाना बहुत ज्यादा फर्क है। राइट। लिहाजा जो चीज है कि आप अपने इख्तियार है कि आप जरा से जो भी खबरें चलाना चाहें वो आप चला सकते हैं। और जो कंफर्म इंफॉर्मेशन, कंफर्म बातें होती हैं, जैसे आप कह रहे थे कि जी काबीना कैसे बनेगी, लेकिन जो सीसी में डिसाइड हो चुका था कि हम काबीना कैसे नहीं बनेंगे, तो दोबारा रिवाइज भी सीसी या कोर कमेटी करेगी। इसी तरीके से आप कह रहे 3-3-2 का टर्म, वो भी कोई ऐसे उसमें नहीं था, मजाकरात उसमें नहीं था। और बहुत सी चीजें थी जो हमने की, और मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज है और बहुत जल्द ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। 1-2 दिन में इजलास भी हो रहे हैं, असम्बलियों के इजलास भी हो रहे हैं, तो सारी चीजें अच्छा, लेकिन फैसल अभी के लिए मुझे इतना ज़रूर क्लियर कर दें, बिकॉज कल जाहिर सी बात है कि पंजाब का एक सेशन भी कॉल किया हुआ है सुबह 10 बजे। तो आप लोगों ने कैबिनेट में विफाक में नहीं बैठना, लेकिन पंजाब में कैबिनेट का आप हिस्सा बनेंगे कि वहाँ पर भी नहीं बनना? पंजाब में भी हम नहीं बैठ रहे कैबिनेट में। अच्छा, पंजाब में भी आप कैबिनेट में नहीं बैठ रहे, तो आप लोगों को अपना वर्किंग रिलेशनशिप नून लीग के साथ कैसा लग रहा है पार्लियामेंट के अंदर? बिकॉज इस दफ़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग होंगे। पिछली दफ़ा जब पीडीएम की हुकूमत थी, बेशक आप पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आप एक जॉइंट हुकूमत में थे। मौलाना साहब आप लोग के साथ बैठे हुए थे। इस दफ़ा मौलाना साहब उस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और मौलाना साहब की पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये एक जबरी शादी है जो कि किसी तीसरे हाथ ने कराई है। वो तीसरा हाथ इस्टेब्लिशमेंट का है कि मुल्क की बाहर की कुव्वतों का है। एक तो ये बता दीजिए, और दूसरी चीज़ ये कि मौलाना साहब जो हैं वो आपको ऑपोजिशन देंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले ऑपोजिशन में बैठे होंगे, ऐसे में आप कैबिनेट में नहीं होंगे। सो व्हाट इज़ द पार्लियामेंट गोइंग टू लुक लाइक? उसका माहौल तो मुझे लगता है कि बहुत टॉक्सिक होने वाला है। देखिए, जिम्मेवाराना पोजीशन हो, पॉजिटिव अपोजिशन हो, तनकीद बड़ा इस्लाह हो, तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मौलाना साहब जो ये बात कर रहे हैं, तो या क्या ये सियासी क़यामत की निशानी नहीं है कि मौलाना और पीटीआई इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे हैं और गले मिल रहे हैं उनके साथ? ये तो आप उनके साथ फेवर कर रही है कैमरा के। आज वो क्लिप्स नहीं दिखा रहे जो इमरान खान साहब और मौलाना साहब एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सर बात है बहुत कि ज्यादा इमरान दिखाए खान, हैं फैसल, इतने दिखाए हैं हमने पिछले पूरे हफ्ते, यही दिखा के मोन्टाज पीछे गाने लगा लगा के दिखाए हैं। वो उसकी रीजन जो है, लॉजिक जो है, ये फॉर्मर पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले प्रेसिडेंट और मौलाना साहब की पार्टी ये देती है कि सियासत में तो हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। सर वो अच्छा, फौरन मैं- एकदम से मैं- आसिफ अली जरदारी साहब के स्टूडेंट बन जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई सियासत में तो दरवाजे खुले रहते हैं। हमने तो हमेशा कहा। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब ने हमारी जबरदस्ती शादी करा ली है, तो क्या इन्होंने लड़की भगाई है जो पीटीआई वाले की मिसाल हम दें? तो इनकी जबरदस्ती शादी नहीं है। अब तो इमरान खान साहब जो हैं वो मौलाना साहब को हजरत मौलाना फजल रहमान कहलाएंगे, वो वाले लफ्जात नहीं कहेंगे जो कि मैं भी नहीं कह सकता टीवी के ऊपर, जी। जो लफ्जात उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कहे थे। अब तो वो हजरत कहेंगे ना, उनको नहीं कहेंगे। सर ये तो पाकिस्तानी सियासत में सर कुछ भी हो सकता है, ये तो देखेंगे। अगर आप लोग इलेक्शन कैंपेन में इतनी बातें करने के बाद में शहबाज शरीफ साहब को बना सकते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ भी हो सकता है। सर मैं तो बिल्कुल एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आप लोगों से सियासत सीख ही रही हूँ कि कैसे हो रही है। लेकिन सर आपका और पीएमएलएन का रिलेशनशिप कैसे चलने वाला है? क्योंकि अच्छा मैं आपको एक खबर दे देती हूँ। पीएमएलएन बेंचेस में ना काफ़ी तशवीश है। वो बार बार अभी भी इस बात के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि वक्त आने पर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन भी बन जाएगी और वक्त आने पर जो है डे टू डे बेसिस पर आप उनके दोस्त भी बन जाएंगे। तो सर यही करना है फिर आपने? उनका डर ठीक है क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको पॉलिटिक्स में इतने इखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए कि कल आपस में आप एक दूसरे के साथ बैठ सकें और एक दूसरे के सामने आंखें मिला सकें। दूसरी बात यह है कि हमने हमेशा कहा कि हम लेजिस्लेशन में बिल्कुल पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे। अच्छी लेजिस्लेशन में हम तनकीद पर इस्लाह करेंगे, तनकीद कभी नहीं करेंगे। हम इस मुल्क को बहरान से निकालना है, हमने मुश्किलात पैदा नहीं करनी है, लेकिन हम उनको गाइड करेंगे कि मुल्क को जो है किस तरीके से हम बहरान से निकाल सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, लर्न और ओके, आखिरी दो सवाल बस मैं आपसे करना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहले है कि ये आप जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हैं उनको एंगेज कैसे करेंगे? बेशक जो आपके खोसा साहब हैं वो इस दफ़ा उन बेंचेस पर बैठे होंगे, शेर अफजल मरवत साहब होंगे, उमर अयूब साहब होंगे, एंड देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल जो कि फ्रंट फुट पर आकर के ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप उनको कैसे डील करेंगे, एंगेज कैसे करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकली एंगेज होते हैं और मैं समझता हूँ कि जब आप दो चीज़ होती है सियासतदानों के लिए, जब अवामी जलसा करते हैं आपकी एक और टोन होती है, और जब आप पार्लियामेंट में आते हैं तो आपने कानून साजी करनी होती है और मुल्क को आगे लेकर चलना होता है, तो आपकी एक और चीज़ होती है। डेफिनेटली हुकूमत जो है एंगेज करी। मैंने आपको इसीलिए कहा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब का प्रेसिडेंसी में जाना इस वक्त ये है कि इस वक्त जो मुल्क सूरत हाल से गुजर रहा है
आप 2008 में देखें हमें कौन सा मुल्क मिला था, हमें बारूदों से भरा पाकिस्तान मिला था, खुदकुश तंबाकू का पाकिस्तान मिला था, टारगेट किलिंग का पाकिस्तान मिला था, अगवा बरत अवाम का पाकिस्तान मिला था, इकोनॉमिकल क्राइसिस का पाकिस्तान मिला था। लेकिन हमने एक सफर शुरू किया अमन का, इकोनॉमिकल क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाला, और आज आप देखें कि हम उसमें बहुत ज्यादा कामयाब हुए, और उसके क्रेडिट सारा उस वक्त की पीपल्स पार्टी हुकूमत और आसिफ अली जरदारी को जब वो प्रेसिडेंसी में बैठे थे, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया। आज दोबारा हम एक क्राइसिस हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं जो इंशाल्लाह इस मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करेंगे। फैसल, आखिरी सवाल जो कि आज की करंट सिचुएशन से रिलेटेड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा सेल इस हद तक एक्टिवेट हो चुका है कि उन्होंने वो जो तमाम जगह से जहां से वो इलेक्शन हारे थे उन तमाम ऑफिसर्स की पर्सनल डिटेल्स लीक करके, तस्वीरें लीक करके वो ये कह रहे हैं कि भाई इन शक्लों को पहचानो और इनसे हम लोगों ने अपना हिसाब किताब चुकता करना है। साथ ही साथ नॉट टू फॉरगेट वट एवर इज हैपनिंग विद द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके खिलाफ एक मजहबी कैंपेन इस तरीके से चलाई जा रही है जो कि उनके प्रोपेगेंडा सेल से, तो ओथ लेने से पहले, पार्लियामेंट बनने से ही पहले ये इतना बड़ा महाज है जो हमारे सामने खड़ा है। देखें, ये बड़ा अफसोसनाक अमर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी रियासत से शिकायत माजी में शायद हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया, मोहतरमा शहीद हुई, उसके 2 भाई जो है वो शहीद हुए, लेकिन हमें कभी रियासत से इस किस्म की चीजें नहीं की जो आज पीटीआई कर रही है। आज मैं यही कहता हूँ कि आज हमारी रियासत को इस पर एक्शन लेना चाहिए, FIO को एक्शन लेना चाहिए। कल जितने भी अफसरान हैं, इनके फैमिली को, इनको कोई भी नुकसान हुआ, उसकी FIR PTI के बानी चेयरमैन के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस किस्म की चीजें, मैं भी इलेक्शन आ रहा हूँ, मैं अपने तमाम वहाँ पे अफसर्स की वो लीक आउट कर दूँ कि ये लोग हैं और हिसाब करें, कल इनकी सिक्योरिटी कौन करेगा, इनकी फैमिली को कौन होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे उनकी कौन प्रोटेक्शन देगा। आप इक़्तिदार के लिए इतने मतलब पागल हो चुके हैं कि आपको इक़्तिदार चाहिए, आप जो कुछ भी कर लें, ये एक सरासर मैं समझता हूँ ज्यादती है। इसके ऊपर रियासत को और हुकूमत को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, और जो जो चीजें हुई हैं इनके खिलाफ, जिन जिन लोगों ने किया, इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अभी के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी खुर्रम रोखरी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। एक आज तो अजीब सा ही माहौल बन गया है, इतनी ज़्यादा प्रोपगेशन हो रही है। ट्विटर तो वैसे खैर बंद ही है, एक्स जिसको कहते हैं, वो पिछले 5-6 दिनों से बंद है सर, और कहीं ना कहीं ये जनरल परसेप्शन एक यही बना हुआ है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा की वजह से बंद है। और आज की अगर मैं आपसे बात करूं तो आज तो जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने आई है सर, वो तो 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले कि ये जो इंतशारी सियासत है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो तो यही कहा जा रहा है कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं। और जिन जिन हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हारे हैं, उन अफसरान की तस्वीर और जो पर्सनल डिटेल्स है वो पब्लिक करके आवाम को इंतशार दिलाया जा रहा है कि देखें जी इन चेहरों को पहचाने, जहाँ पे हम जीते वो ठीक, लेकिन ये लोग गलत हैं। सर, इतने वोट मिलने के बाद भी इस तरह का तर्ज कैसे चलेगी पार्लियामान? आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है वो इलेक्शन है, और जाती बदला, किसी से इंतकाम लेना, कोई गैर कानूनी हरकत करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसको कंडेम भी करती है, ना उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो कोशिश की गई वो वायलेशन ऑफ द इलेक्शन रूल्स एंड लॉज है। क्यों आरओ हजरात ने कैंडिडेट्स को बाहर निकाला, इसका जिक्र क्यों नहीं करते? क्या ये मौजू उठाना पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ है या पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जद्दोजहद है? अगर कोई आदमी इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ टेम्पर करे और जो रात के और तमाम एग्जिट पोल्स के लिहाज से पीटीआई 180 सीटों से ज्यादा जीत रही हो, 180 से 212 तक का नंबर आ रहा है, वो घट के 93 रह जाए, तो पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुराना कितना बड़ा गुनाह है? इसका कोई जवाब देना पसंद करेगा? और अगर अवाम के मैंडेट के लिए जो अवाम ने वोट दिया है उसके लिए कोई परचम लेके खड़ा हो जाए तो उसको गद्दार कहेंगी आप, या जिसने वोट चोरी करवाया है उसको गद्दार कहेंगे? ये बुनियादी सवालात हैं आज के लिए। अभी बड़ा शोर मचाएंगे, आप भी प्रोग्राम में सवाल पूछेंगी,
कि जी IMF को खत, भाई कर्जा किसको मिल रहा है? पाकिस्तान के अवाम को। पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पे कौन कर्जा ले रहा है? जो उन अवाम के लोगों का मैंडेट लेके आए। जिसने अवाम का मैंडेट ना लिया हुआ हो और वो कर्जा लेगा तो फिर क्या होगा? हम मकरूज हुए जाए। तो ये सारे सवालात जो हैं, ये जो बिल्कुल। प्रोपेगेंडा की दूसरी साइड की मशीनरी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करना दुरुस्त नहीं होता। एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आएगा तो हम साथ देंगे। हम पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के लिए मरते हैं, और Right. पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम होगा, सबसे पहले सफ़े अव्वल में आप मुझे पाएंगे खड़े हुए, और मेरी पार्टी को और जमात को। फेयर इनफ। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी जो है रोखरी साहब वो हुकूमत में शामिल है, आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये अभी आपने नकवी साहब को सुना, वो किस तरह से बात कर रहे थे कि ऑफ कोर्स जिसको कर्जा मिलेगा वो तो लायबल ही नहीं है ये कर्जा लेने के लिए, बिकॉज उनको मैंडेट नहीं मिला सर। तो सर ये पार्लियामेंट में जाने से पहले ही ये एक डिबेट शुरू हो चुकी है, आप इन लोगों को कैसे इंगेज करेंगे? ये एक बहुत बड़ा जाहिर सी बात है, एक माइलस्टोन अचीव करने के बराबर होगा कि हाउ आर यू गोइंग टू इंगेज योर ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट सर? तो आपने जो स्टार्ट किया था ना, वो था चीफ जस्टिस और उनके खिलाफ एक प्लान मूवमेंट जो खड़ी की गई है सोशल मीडिया पे, जरूर रिस्पॉन्ड कर दें। तो उस पे फिर ये स्विच कर गया इसकी तरफ, IMF की तरफ जो ये लेटर लिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एडमिट कर रहे हैं कि दे आर राइटिंग लेटर टू IMF। अब ये 2 पॉइंट्स हैं। देखिए, कोई शक नहीं है, आप उठा के देख लें सोशल मीडिया, और तमाम इन्हीं का एक ग्रुप जो है पूरे का पूरा, ये इन्होंने एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ शुरू की हुई है, और इसको कंडेम करना हर सूरत में, हर फोरम पे और हर जगह पे बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत नेगेटिविटी है जिसको एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके के साथ अगेन झूठ दजल हर चीज़ मिला के एक स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी चीज़ ही सेड कि दे आर गोइंग टू IMF कि आप पाकिस्तान को लोन ना दें, और इनका जो पॉइंट था वो ये था कि जी हमारी 180 सीटें हैं, और क्योंकि जो गवर्नमेंट बन रही है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है, तो इनको नाउ दे आर गोइंग टू IMF के इनको लोन ना दे। यानी एक इससे अगेन आई वुड से कि इनके नज़दीक पाकिस्तान सिर्फ ये हैं, और इनसे हट के बाकी कोई भी है वो पाकिस्तान नहीं है। दिस इज अगेन एक नया एक चीज़ ने जन्म लिया, और सारा एविडेंट है, और आप नोट कर लें। लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, जब गवर्नमेंट चली गई 2018 के अंदर जो इनकी गवर्नमेंट बनी, और फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए गवर्नमेंट चली गई, तो इन्हीं के वजीर खजाना ने उस वक्त अपने 2 वजीर खजाना को, KP और पंजाब वालों को, उन्होंने IMF के जो प्रोग्राम को डीरेल करने का कहा, डीरेल करने का, और पाकिस्तान को इन्होंने एक और दलदल के अंदर फेंकने की पूरी कोशिश की, और जिसके अंदर इनका जो मिनिस्टर पंजाब के फाइनेंस वाले और KP वाले, उन्होंने आगे से रिटेलिएट किया और दे सेड कि हम यानी कि व्हाई वुड वी गो अगेंस्ट पाकिस्तान, लफ्ज गौर कीजिएगा, पाकिस्तान लफ्ज पे आइएगा। तो उन्होंने कहा व्हाई वुड वी गो अगेंस्ट, और इनकी वो मूवमेंट भी IMF में है, दे ट्राइड के पाकिस्तान डैमेज हो, अगेन दे आर डूइंग द वेरी सेम थिंग। और इनसे मुझे या किसी को जिसको समझ है, उनको किसी को कोई शक नहीं है कि इनका डिजाइन क्या है। इनका डिजाइन ये है कि अगर हम हैं तो पाकिस्तान है, अगर इनकी गवर्नमेंट नहीं है तो किसी भी गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को ये कभी भी स्टेबल नहीं देखना चाहते। आप मुझे बताएं कि IMF को लेटर लिखना, यानी कि क्या इससे ज्यादा और क्या चीज साबित करना चाहते हैं आप? क्या आप चाहते क्या हैं? आपकी मंशा है क्या? और इलेक्शन के अंदर जो इल्जामात ये लगा रहे हैं दूसरों के ऊपर, KP के अंदर आप चली जाएं, तमाम वही इल्जामात इनके ऊपर लगेंगे। आप इनको, यानी ये हमारा एक कल्चर डेवलप हो चुका है, और मैं इन तमाम चीजों को, मैं अपने आर्गुमेंट को खत्म करूंगा, इन तमाम चीजों को छोड़ दें। बंदा कहता है ना कि एक अपने मुल्क को नुकसान ना पहुंचाया जाए, किसी सूरत ऐसा काम ना किया जाए, आदमी सब्र कर लेता है कि यार मेरा मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। आप हर डिसीजन, हर एक्टिविटी इनकी, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे किसी भी मकाम पे, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि एंटायर एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये एंटायर स्टेट एक पूरा नैरेटिव डेवलप हो के इन्होंने चला दिया है, और खुद ये उसका सबूत देते हैं, राइटिंग इट टू IMF कि आप पाकिस्तान को लोन ना दीजिएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है। ये एंटायर एस्टेब्लिशमेंट नहीं, एंटायर स्टेट एक मूवमेंट है।
हमें उसका हल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है रोखरी साहब। मुझे रिस्पॉन्ड, बिल्कुल मुझे रिस्पॉन्ड लेने और की, सामने एविडेंट है, आप देखें कि उसके सबूत मौजूद हैं। बिल्कुल दे विल कीप डूइंग दिस थिंग। हमने करना क्या है कि हमने अपने लोगों को उनको मसाइल से निकालने के लिए, मुल्क को बेहतर करने के लिए, लोगों की जिंदगियों को आसान बनाते हुए हमने एक लॉलेस सोसाइटी से लॉ की तरफ आना है। जो मैं अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ वो मैं अपनी एब्सोल्युटली। लेकिन खुरम साहब, ये ऐसी सिचुएशन के अंदर ना बड़ा मुश्किल लग रहा है। प्लीज अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। वापस आते हैं और जो फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा इसमें डिस्कशन को समेटने की कोशिश करते हैं। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये बहुत सीरियस एलिगेशंस आए हैं आईपीपी की तरफ से, एंड नॉट टू फॉरगेट दैट आईपीपी इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट, द फ्यूचर गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो अगले हफ्ते मुझे लगता है कि ओथ उठाने वाली है, वो आपके बारे में ये सोचती है कि यू पीपल आर हैविंग अ कैंपेन व्हिच इज एंटी पाकिस्तान मूवमेंट। सर, let me tell you, I will speak up for the human rights of the people of Pakistan. अगर सप्रेशन होगा और मुझे एंटी पाकिस्तान कहा जाए, कह दीजिए। इसे के शेख मुजीब को भी एंटी पाकिस्तान कह के पाकिस्तान के 2 लाख करा दिया था ऐसे ही लोगों ने। ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। मैं इन्हीं ने जो इल्ज़ाम लगाया मुझ पे कि मैंने ये कहा कि सिवाय हमारे कोई पाकिस्तानी नहीं है, मैंने कहीं, आप पूरा इंटरव्यू इनको सुना दीजिए लफ्ज़ बाय लफ्ज़। मैंने ये नहीं कहा। मैं कहा जब भी पाकिस्तान की आन पे कोई बात आएगी आप मुझे सफ़े अव्वल में पाएंगे और मेरी जमात को भी उसकी दिफा करने के लिए सफ़े अव्वल में पाएंगे। मैंने कब कहा कि ये गद्दार हैं? मैंने ये कब कहा? मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने आरोज ने इलेक्शन के नताइज के साथ खिलवाड़ किया है वो गद्दार है। अगर नहीं किया किसी ने तो किसी को मजरू नहीं महसूस होना चाहिए। जो नताइज आए हैं समझा दीजिए कि क्या हुआ। ईएमएस का सिस्टम चला। ईएमएस ब्रादर मोहतरम कहते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर 40 करोड़ रुपए खरीदे गए कौम के खजाने से। 50 अरब से ज्यादा रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च किए गए। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स जो थे रात के 10 बजे तक सबको मिल जाने चाहिए थे, जिसके हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट स्क्रीन पे नजर आना था। किधर? ईसीपी के दफातर में। और टेबुलेशन ऑटोमेटिक होनी थी, वो क्यों नहीं हुआ? उसका ये कौन जवाब दे रहे हैं? आप दे रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपने मजबूर किया? क्या ऐसे इलेक्शन जो इतने दागदार हों और आप ये कह दें इसके सर्फ का इख्तियार बन जाए कि दाग तो अच्छे होते हैं? बरादर मोहतरम, इन मामलात में दाग बहुत गहरे होते हैं और उसके जख्म उससे ज्यादा गहरे होते हैं। मैं मौलाना फजल रहमान का कोई फैन नहीं हूं, लेकिन ये तो मैं मानता हूं कि उनकी पार्टी एक पुरानी पार्टी है, ठीक है, और उसको वोट मिलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। उसको कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो इंतखाबात नहीं लड़ सकती। और वो हिस्सा थे पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट का। वो कहते हैं कि हमने गिराई हुकूमत, किसके कहने पे? और अगर इमरान खान ने कहा कि मुझे साजिश से हटाया गया तो इमरान खान जेल में, और जो आज उसकी बात तस्दीक कर रहा है वो आजाद। ये है आपका दौरा में यार, ठीक है, ये है वो स्टैंडर्ड जिसपे आप और आपका ये चैनल और ये साहब जज करेंगे मुझे। मुझे आपके जजमेंट की जरूरत नहीं। मैं अवाम का मैंडेट लेके आऊंगा और अवाम ने मुझे जो पजीराई दी है मैं उसको सलाम करता हूँ। ठीक है खुरम साहब, लास्ट 1 मिनट फॉर यू सर प्लीज। इस तरह डिस्कशन को समेटें। ये आपको पल्स मिल गया है कि पार्लियामान कैसी होने वाली है। सो दैट्स ऑल, आई रेस्ट माय केस। मेरी बात सुने, सारी चीजें ये जो हम ये बैठ के ये जो आर्गुमेंट और डिबेट कर रहे होते हैं ना जी, और ये जो हम कर रहे होते हैं, ये सारी कौम सुन सुन के उसको पता है। माय क्वेश्चन इज, और जिससे बात शुरू हुई थी काजी फाइज साहब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये पूरा उस मुनज़्ज़म मुहिम को डिजाइन करके चला रहे हैं। दूसरा, आपके सामने इन्होंने खुद कहा कि दे आर राइटिंग इट टू IMF के पाकिस्तान को कर्जा ना देना। यानी दिस इज द लेवल। एक तरफ ये क्या खेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं, इन्होंने खुद कहा। और अल्लाह ताला खैर फरमाए। एक हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, ये लोगों के कंसर्न्स को हम एड्रेस करें, और उसके बाद एक लॉलेस सोसाइटी से हम कुछ ऐसी तरफ जाएं कि जहां पे हमें मालूम हो कि ये लाइन क्रॉस नहीं करनी और ये लिमिट है जिसको जबान से अदा नहीं करना।
अपने और अपने मुल्क को फौकियत और तरजीह देनी है। बहुत इसकी अच्छी तरफ बात हम की और लोग बहुत प्रोग्रेसिव बात की है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त कम है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।